नाउ वी नो दैट वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स और उन्हीं के ही डिफरेंट सीक्वेंस से डिफरेंट स्ट्रक्चर से हमारे पास कोई ऐसा प्रोटीन होता है जो हार्मोन होता है, कोई ऐसा प्रोटीन होता है जो एंटीबॉडी होता है, और कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हमें अपने सेल स्ट्रक्चर में मिलते हैं। अब ये होता कैसे? 20 अमाइनो एसिड्स हैं और इतने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं हमारे पास। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको हमने जो मेजरली 4 लेवल्स में डिवाइड करके रखा है। द फर्स्ट वन बीइंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है एक प्रोटीन का? वो उसका सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का। पहला अमाइनो एसिड एलेनिन है, दूसरा अमाइनो एसिड क्या है? ल्यूसीन है, तीसरा अमाइनो एसिड क्या है? ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड एक के बाद एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये सीक्वेंस क्या है किसी प्रोटीन का, उसको हम उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? ड्यू टू द इंटरैक्शंस ऑफ द बैकबोन। बैकबोन यहाँ पे क्या है? आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके जो डिफरेंट इंटरैक्शंस हो रहे हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में आपस में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, या डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, बट सिर्फ उनकी बैकबोन के बीच में। इसमें हमारे पास साइड चेन कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी रिगार्ड नहीं होता। साइड चेन से क्या स्ट्रक्चर पे असर पड़ रहा है वो किस में हम डिस्कस करते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर में। ये आपका थर्ड लेवल है। जो साइड चेन इंटरैक्शन की वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, एक 3D कॉन्फर्मेशन बनती है, उसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो आपके पास 3 लेवल्स थे, ये आपको एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में मिलता है। ये आपको तीनों लेवल एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में दिख जाएगा। बट अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड है देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, विच इज़ बिटवीन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड। जो 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स के बीच में इंटरैक्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो आपका अगर आपको एक टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक सेगमेंट में मिल रहा है, तो वहाँ की जो फाई और साई वैल्यूज़ हैं वो सेम रहती हैं। आपको उस सेगमेंट में साई और फाई की वैल्यूज़ सेम मिलेगी। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 तरीके का होता है। द फर्स्ट वन बीइंग अल्फा हेलिक्स, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। The next one being beta pleated sheets, and the third one is turns. ये भी further 3 types के alpha, beta and gamma turns. आपका सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज कौन से तरीके की इंटरैक्शन करती है? जो आपका ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है ये वाला, और आपका जो NH बॉन्ड का हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स आपका एक रिजिड रॉड लाइक हेलिकल कॉन्फर्मेशन है। मतलब आपके पास हेलिकल कॉन्फर्मेशन होती है एंड इट इज़ रिजिड एंड रॉड लाइक। इसमें प्राइमरली हमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, विच इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अल्फा हेलिक्स। नाउ यहाँ पे हमने एक एक्सटेंडेड अल्फा हेलिक्स बनाया है। ये ऐसे एक्सटेंडेड होता नहीं है, ये हेलिकल कॉन्फर्मेशन में होता है, बट यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन हमने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाया है। एंड यू कैन सी हियर वी हैव द फर्स्ट अल्फा कार्बन। ये आपका दूसरा अल्फा कार्बन आ गया, ये तीसरा, चौथा, 5th एंड 6th। एंड वी कैन सी जो हमारा फर्स्ट अल्फा कार्बन है उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो उसका ऑक्सीजन एंड आपका ये जो फोर्थ भी नहीं, जो आपका 5th ये है अमाइनो एसिड रेसिड्यू, उसका जो NH ग्रुप का हाइड्रोजन है
उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये कैसे होती है, आप हेलिकल स्ट्रक्चर में ले लो कि यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन होगा और यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन होगा, तो इस एरिया में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है किसके बीच में, फर्स्ट अमाइनो एसिड रेसिड्यू का ऑक्सीजन एंड जो आपका फिफ्थ अमाइनो एसिड है उसका NH ग्रुप का हाइड्रोजन, उनके बीच में हमें इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और ऐसे ही हमें कॉन्जिक्यूटिव अमाइनो एसिड के बीच में भी मिलती है। मतलब इतना 4 अमाइनो एसिड होने चाहिए 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के बीच में, और फिर जाके फिफ्थ के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। नाउ वी कैन ऑल्सो सी दैट जो आपका एक सिंगल टर्न है, जो आपका अल्फा हेलिक्स का एक सिंगल टर्न है, उसमें 3.6 रेसिड्यूज होते हैं, और उन एक जो आपका टर्न है उसमें 13 एटम्स होते हैं, इसलिए हम इसको 3.613 हेलिक्स भी बोलते हैं। यू कैन काउंट इट हियर, वी हैव नेम्ड द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एज 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये आपका हाइड्रोजन पे 13 खत्म हो जाते हैं। मतलब जहाँ से बॉन्ड बन रहा है जिस ऑक्सीजन से, और फिर आप बैकबोन को काउंट करना शुरू कर देंगे टिल हाइड्रोजन जहाँ पे बॉन्ड एंड हो रहा है, यू कैन सी कि वो 13 एटम्स टोटल आते हैं एक टर्न में। नाउ हम कुछ और फीचर्स देखेंगे जो अल्फा हेलिक्स के हैं। फर्स्ट इज द पिच। पिच क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द टर्न। अगर आपकी ये अल्फा हेलिक्स है और अभी एक्सटेंडेड फॉर्म में मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ थोड़ा, और पिच है हमारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन टर्न, उसके बीच का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे भी ये पॉइंट लेती हूँ इस टर्न पे भी, एंड इस टर्न पे भी ये पॉइंट लेती हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, पिच। और अल्फा हेलिक्स में ये कितना होता है, 0.54 नैनोमीटर। एक और बात याद रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। नाउ व्हाट इज राइज। राइज होता है कि डिस्टेंस क्या है दो कॉन्सेक्यूटिव अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के बीच में। फॉर अल्फा हेलिक्स इट इज 0.15 नैनोमीटर। अगर एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है दो कॉन्सेक्यूटिव अमाइनो एसिड के बीच का, दैट इज राइज। और हमारे अल्फा हेलिक्स के लिए राइज कितनी है, 0.15 नैनोमीटर। अब यूजुअली हमें अल्फा हेलिक्स में सिर्फ 10 से 15 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज मिलते हैं, इतनी ही लेंथ होती है इसकी। और हमारे पास दो टाइप के अल्फा हेलिक्स हैं। फर्स्ट इज द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज द लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो क्लॉकवाइज, आपका जो आप थंब रोटेशन देखते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, और एनर्जेटिकली ये जो कॉन्फर्मेशन है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, और हमें यूजुअली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही मिलती है। और दूसरा होता है जो काउंटर क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब हमें अपनी जो आपकी एक अल्फा हेलिक्स है उसमें आपको आइदर डी अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं या आपको एल अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं। आपको कभी भी एक सेगमेंट में दोनों अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, या तो आपको डी मिलेगा या तो आपको एल मिलेगा, और मोस्टली हमें एल ही देखने को मिलती है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा फेवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो एल अमाइनो एसिड की ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो यूजुअली हमें एल ही देखने को मिलता है। अब एलेनिन, ग्लूटामीन, ल्यूसीन, मेथियोनीन एंड आर्जिनिन, they have a higher tendency to form alpha helix, and इसमें से भी सबसे ज़्यादा जिसकी टेंडेंसी होती है that is एलेनिन। इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू फॉर्म दी अल्फा हेलिक्स। एंड अगर किसी सेगमेंट में आर्जिनिन, सीरीन, थ्रियोनिन या सिस्टीन प्रेजेंट है तो वो आपके अल्फा हेलिक्स को डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे और आपके अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब कर देंगे।
अगर प्रोलीन और ग्लाइसिन प्रेजेंट है तो वो आपके अल्फा हेलिक्स को डिसरप्ट करेंगे ही करेंगे और इनकी लीस्ट टेंडेंसी होती है अल्फा हेलिक्स बनाने की। अब प्रोलीन के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोलीन है आपका, उसमें आपको पता है आपको साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से उसके पास NH ग्रुप जो है वो होता ही नहीं है, फ्री नहीं होता, उसने ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा होता है। और जो आपका ग्लाइसिन है ये कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है बाकी अमाइनो एसिड से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है रादर देन अ हेलिकल स्ट्रक्चर। जो आपका अमाइनो टर्मिनस होता है उस पे आपको यूजुअली एंड में नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड मिलते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज अगर आप हेलिक्स कभी ड्रॉ करेंगे तो जो एंड का कुछ पोर्शन होता है वो फ्री होता है, वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नहीं मिलती। इसलिए आपकी पूरी अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए आपको एंड टर्मिनाई पे क्या मिलेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे हमें अमाइनो ग्रुप मिलेगा जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वी नीड समथिंग नेगेटिव जो आपके अमाइनो एसिड से आता है। एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल पे हमें क्या मिलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड फॉर द सेम रीजन। एग्जाम्पल आपके पास अल्फा हेलिक्स के क्या आ गए? अल्फा केराटिन जो आपको हेयर, नेल्स और फेदर्स में मिलता है। नाउ वील कम टू द बीटा प्लीटेड शीट। Now these are extended structures, these are not helical structures and they are zigzag in shape. अगर मैं ड्रॉ करूँ इन्हें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और अगर बहुत सारे एक साथ हैं then they'll form sheet structure, या जिसको हम बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। इसमें जो डिस्टेंस है बिटवीन एडजेसेंट अमाइनो एसिड रेसिड्यू उसको आप क्या बोलते हैं? राइज, जो 3.5 एंगस्ट्रॉम है, जो आपके अल्फा हेलिक्स से ज़्यादा है। और इसमें हमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के जो सब यूनिट्स हैं उसके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। और इसके दो टाइप्स हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट या तो पैरेलल बीटा शीट। जो एंटी पैरेलल बीटा शीट हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं ड्यू टू फुली कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर हम ये डायग्राम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास है ये वाला स्ट्रक्चर, ये एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है। यहाँ आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये आपकी दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एंड द अदर वन इज़ द पैरेलल बीटा स्ट्रैंड। ये आपके पास इधर भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल में आपको देखिए कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिल रहे हैं। कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल एक दूसरे के सामने बनते हैं और एक दूसरे के पैरेलल बन रहे हैं। इसमें कोई भी आपको एंगल नहीं दिख रहा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहा है। एंड यहाँ पे आप अगर देखें कि जो आपका एक पॉलीपेप्टाइड पे जो आपका एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड रेसिड्यू के साथ बॉन्ड कर रहा है दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के। एंड पैरेलल बीटा स्ट्रैंड में जो आपका एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे, वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के दो अमाइनो एसिड से बॉन्ड बना रहा है, और ये बॉन्ड कोलिनियर भी नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड होता है इट इज़ स्टेबलर दैन योर पैरेलल बीटा स्ट्रैंड, और इसीलिए ये ज़्यादा फेवरेबल होता है। Now we'll talk about the third type of secondary structure which are turns. Turns आपका रिवर्सल कराता है डायरेक्शन में पॉलीपेप्टाइड चेन का। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे जा रही है एंड उसको एक यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक टर्न होगा। अब ये सिर्फ 3 से 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ का होता है, एंड मोस्टली हमें ग्लाइसिन और प्रोलीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रोलीन में हमें पता है कि एक इनबिल्ट बेंट अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलीन। और ग्लाइसिन क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ साइड चेन, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं आती, इसीलिए हमें टर्न्स में ग्लाइसिन और प्रोलीन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है।
और यूजुअली जो टर्न्स होते हैं वो हमें प्रोटीन के सरफेस पे मिलेंगे, बिकॉज जो आपका इंटरनल जो 2 या 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ होंगे उनको मौका मिल जाता है अपने आप को स्टेबल करने का। कैसे? या तो वो किसी वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड हो जाएंगे या तो किसी अदर मॉलिक्यूल विच इज़ अवेलेबल इन द सॉल्वेंट, उससे वो लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, जिससे आपका ओवरऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो जाता है। नाउ ये 3 टाइप्स के होते हैं। वी हैव अल्फा टर्न, वी हैव बीटा टर्न एंड वी हैव गामा टर्न। इसमें से जो बीटा टर्न है वो सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है। अल्फा टर्न में वी हैव 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। अगर 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं तो 5 अमाइनो एसिड होंगे, बिकॉज हमें पता है कि अगर n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं तो n-1 नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे एंड दे बॉन्ड बाय कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ n, जो आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका जो ऑक्सीजन है, और जो आपका 5th अमाइनो एसिड है उसके जो अमाइड का हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। सिमिलरली आपके बीटा टर्न में आपको 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं, दैट मीन्स 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का ये टर्न होता है एंड दे बॉन्ड बिटवीन n and n+3 amino acid residue, that is your first and 4th amino acid residue. And similarly in your gamma turn you have two peptide bonds, that is 3 amino acids, and the bond is between your n, that is the first amino acid, and the 3rd amino acid, that is n+2. अब हमें इनके अलावा कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या जिनको हम मोटिव्स बोलते हैं ये भी देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोटिव? जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा स्ट्रैंड दोनों उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। शायद कुछ सेगमेंट होगा जो अल्फ़ा हेलिक्स का होगा और कुछ सेगमेंट होगा जो बीटा स्ट्रैंड का होगा। और इसमें आपके पास 3 आपके पास मेजर टाइप्स आ जाते हैं और कुछ हमारे पास इनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट वी लुक इनटू अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा में क्या होता है? 2 अल्फ़ा हेलिक्स हैं जो एक लूप से लिंक्ड होंगे। आपका जो लूप होता है वो टर्न से ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा रेसिड्यूज होते हैं। बीटा में क्या होता है? यू हैव 2 बीटा स्ट्रैंड्स, पैरेलल एंटी पैरेलल जैसे भी हो सकते हैं, अगेन लिंक्ड विद अ लूप। एंड एक होता है बीटा अल्फ़ा बीटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास 2 पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं विच इज़ लिंक्ड बाय अ अल्फ़ा हेलिक्स। 2 पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स हैं कनेक्टेड बाय अल्फ़ा हेलिक्स। कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ग्रीक की मोटिव एंड बीटा मियांडर, और जिसको हम बीटा बैरल भी बोलते हैं। इन दोनों में यू कैन सी कि हमारे पास एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं और वो आपस में डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड हैं। नाउ वील स्टडी अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर, जो आपका 3rd लेवल है प्रोटीन स्ट्रक्चर में। ये जो लेवल है ये आपको 3D कॉन्फ़िगरेशन बताता है एक प्रोटीन की, जो कैसे बनेगी इंटरैक्शन बिटवीन उसके साइड चेन्स की वजह से। जो साइड चेन में इंटरैक्शन हो रही है उनकी वजह से जो एक प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन लेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसका टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की इंटरैक्शंस इसको स्टेबलाइज करती हैं आपके टर्शरी स्ट्रक्चर को। पहला है नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन और सेकंड है कोवेलेंट इंटरैक्शन। जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन है उसमें आपको 4 तरीके के इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, एग्जाम्पल के अगर वैलीन ले लें, ठीक है, वैलीन हमें पता है हाइड्रोफोबिक है, तो अगर एक पॉलीपेप्टाइड में कहीं वैलीन प्रेजेंट है तो वो ट्राई करेगा कि वो एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना ले और अपने आप को सॉल्वेंट से दूर कर ले और अंदर की तरफ ले आए। तो ये आपका आ गया हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। आपके सेकेंड टाइप के इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हो सकते हैं। देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, जहाँ पे एक हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, या तो हमें वैन डर वाल इंटरैक्शन देखने को मिल सकते हैं। और मेजरली जो एक टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं वो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं।
दो जो इनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, बट जो इनकी क्वांटिटी है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर में वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एक टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए वो किसका होता है, नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस का और ना कि कोवलेंट इंटरैक्शन का। कोवलेंट इंटरैक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की। ये हमें वर्टेब्रेट सिस्टम्स में इंसुलिन में देखने को मिलता है, और अगर हम और किसी सिस्टम की बात करें तो हमें थर्मोफिलिक जो आपके बैक्टीरिया है या आपके आर्की बैक्टीरिया है उनमें भी देखने को मिलता है। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर है तो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे, ना कि इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हमारे पास एक सिस्टीन अमाइनो एसिड है और ये आपके पास दूसरा सिस्टीन अमाइनो एसिड है, और जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी आपके पास आएगा सिस्टाइन, और ये आपके पास यहाँ क्या बन गया, एक SS बॉन्ड या जिसको आप डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। जो लास्ट वन हमारे पास है जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दैट इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में देखने को मिलेगा। ये दो तरीके का हो सकता है, या तो होमोमल्टीमर या तो हेट्रोमल्टीमर। हेट्रोमल्टीमर में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा होमोमल्टीमर में कि जो आपके पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं वो सेम होंगे, और इसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं जो कंबाइन होकर आपका टोटल एक प्रोटीन बनाते हैं। ये जो स्टेबलाइज होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं और नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। अगर कोवलेंट है तो हमें इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलते हैं, ना कि इंट्राचेन। अगर इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे, और अगर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे। So this was about Ramachandran plot and your protein structure. In our next video, we'll study some of the very important proteins और उनका हम structure और properties detail में पढ़ेंगे. So stay tuned for our next lecture. Till then, keep studying and I hope you liked the video. If you do, please subscribe and like and share this video. Thank you.